अखिल भारतीय संस्कृत साहित्य सम्मेलन के मुख्य अतिथि पद्म श्री प्रोफेसर महेश वर्मा जी, अध्यक्ष प्रोफेसर रमेश कुमार पांड्या जी, मेरे बड़े भाई श्री रमेश गुप्ता जी, वरिष्ठ अधिवक्ता और बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के पूर्व चेयरमैन, प्रोफेसर वाचस्पति शर्मा त्रिपाठी जी, प्रोफेसर पीसी जोशी जी, मेरे हमेशा जिनका मैं एडमायरर रहा हूं और हमेशा मैं उनको एक बहुत विशेष मेरे मन में उनके लिए जगह रही है, ऐसे श्री रमाकांत गोस्वामी जी, पंडित हरिदत्त वशिष्ठ जी, और जो मेरे प्रैक्टिस में और वकालत के दौरान जिनको मैं अपना आइडियल मानता हूं, जिनके लिए जब मुझसे पूछा जाता है कि कौन उपयुक्त व्यक्ति है आज अधिवक्ताओं का नेतृत्व करने के लिए, तो मैं आंख बंद कर भी कहता हूं मिस्टर RN व्यास। उनसे मेरा बड़ा स्नेह है। मेरे अनुज छोटे भाई नितिन अहलावत, बाकी बहुत से लोग यहाँ पर आए हुए हैं जिनको मैं सबको जानता हूँ, मिलता हूँ। मेरा आज कोई, मुझे नहीं पता था कि मुझे बोलना है या नहीं बोलना, थोड़ा सा कंफ्यूज था। और मैं एक बहुत संस्कृत के ऊपर 4 पेज लिख के भी लाया था, और जब मैं आया तो मैंने जब सब्जेक्ट देखा तो मैं थोड़ा सा उस चीज़ को संस्कृत पे ले गया था। संस्कृति के ऊपर मैं लिख के लाया था, संस्कृत का क्या महत्व है, संस्कृति कैसे है। तो उसको छोड़कर फिर जब मैं रमेश जी अपने बड़े भाई को सुन रहा था कि प्राचीन न्याय व्यवस्था का स्वरूप के बारे में, तब मैंने सोचा कि मैं कश्मीर से लेके और कन्याकुमारी के बीच में ही रहूं तो ठीक है। मेरा एक मानना है, मैं थोड़ा सा परिचय देना चाहता हूं, क्योंकि जब मैं ऐसी जगह आता हूं तो आदमी अपने अतीत को याद करता है। मैं कई मामलों के अंदर बड़ा भाग्यशाली रहा और कुछ मामलों के अंदर मैं अपने आप को कसूरवार ठहराता हूं। मेरी अगर पृष्ठभूमि अगर है, अगर उसको मैं देखूं, तो जो मेरा नानका है, तो मेरी नानी के जो पिता थे, उनमें से शायद आप में से कुछ लोग हैं जो उनके बारे में एकदम से मैं नाम लूंगा तो आप जान जाओगे कि मैं किस पृष्ठभूमि से हूं। मेरी नानी के पिता का नाम था भगत फूल सिंह, और उनका कोई नानी पद्मश्री थी मेरी सुभाषिनी देवी, वो कांग्रेस से सोनीपत से MP का इलेक्शन भी लड़ी थी, और उनका कन्या गुरुकुल खानपुर जो है काफ़ी बड़ा हरियाणा के अंदर एक, जो कि आज के टाइम में भगत फूल सिंह यूनिवर्सिटी बन गई है। तो मेरा नानका वो है। हाँ, तो मेरी नानी वहाँ से है। मेरे जो नानी के पिता थे, जिस समय वो हवन कर रहे थे प्रातः, तो लाहौर से कुछ, क्योंकि उस समय बहुत प्रचार था, आर्य समाज का बड़ा जोर था, तो ड्यूरिंग द हवन टाइम उनको गोली मार दी गई थी। तो उसका बड़ा विरोध हुआ था, और ऐसा विरोध हुआ था कि उसका रिवेंज भी लिया गया लाहौर जाकर, और वो भी काम जो था आर्य समाजियों ने ही किया था। पुरानी बात थी, तब तक तो मैं पैदा ही नहीं हुआ था, क्योंकि मेरे पिताजी की शादी नहीं हुई थी। तो उसका ये मेरा एक साइड है। दूसरी साइड जो मेरी समझ रहा था मैं आज, कि अगर यहाँ पर वत्स साहब मुझे, मेरी जगह अगर मेरी धर्मपत्नी को बुलाते तो शायद वो ज़्यादा अच्छी तरह से बात को रख सकती। मेरी धर्मपत्नी अदिति चौधरी, जो कि न्यायिक व्यवस्था में है, जज हैं दिल्ली में, हम दोनों अक्सर
कोर्ट की बातें कम करते हैं। मैं क्योंकि पॉलिटिकल साइड में हूँ, वो न्यायिक साइड में है। उनका जो पिछला इतिहास है वो ये है कि फिर मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर लोग जानते होंगे महेंद्र प्रताप शास्त्री, जो कि हाथरस कन्या गुरुकुल के प्रिंसिपल भी थे और कुलपति भी थे, और गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार गुरुकुल कांगड़ी के वो वाइस चांसलर भी थे। तो दोनों साइड से ही गुरुकुलों की परंपरा रही, लेकिन मैंने कभी उसको फॉलो नहीं किया। वो फॉलो इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं आधुनिक जीवन में पैदा हुआ। तो ना, जैसे रमेश जी कह रहे थे, ना अंग्रेजी ठीक और ना हिंदी ठीक। तो अगर संस्कृत पढ़ ली होती तो दोनों चीज़ें ठीक होती। तो मेरा भी कुछ ऐसा रहा कि शायद मैं इस फील्ड में बहुत ज़्यादा कुछ कर सकता था अगर मैंने उन दोनों चीज़ों को फॉलो किया होता। पर जब मैं यहाँ आता हूँ, मुझे पहले भी वत्स साहब ने यहाँ पर बुलाया, एक दो बारी मेरा आना हुआ, तो मैं अपने आप को बड़ा अलग संसार में पाता हूँ। मैं एक रियलिटी के अंदर, एक सच्चाई में अपने आप को पाता हूँ। एक्चुअल में प्राचीन और भारत जो है वो ऐसा लगता है जैसे इसी प्रांगण में बसा हुआ है। क्योंकि जो हमारी मेन संस्कृति थी, जो हमारी मेन भाषा थी, वो भाषा ही मेन संस्कृत से ही, हमारी भाषा संस्कृत से हिंदी भाषा निकली। और मैं तो ये कहूँगा कि, और ये कहते हुए मुझे गर्व भी होगा, शायद सबसे पहले इस पूरे संसार में कोई भाषा अगर आई होगी तो वो आई है, तो वो संस्कृत आई है। उसके बाद ही सब कुछ निकला। ये आसान बात नहीं, ये कह देने से नहीं बनता। क्योंकि जिस तरह से इस देश के अंदर हमारे यहाँ पर ऋषि मुनि हुए हैं, जिस देश के अंदर हमारे चारों, जो हमारा यज्ञ करने का तरीका, हमारी संस्कृति, वो साधारण संस्कृति नहीं है। बहुत ही अपने आप में एक अद्भुत संस्कृति है, जिसका मुकाबला आज भी संसार में कोई नहीं कर सकता। जितना ज्ञान, जितना धर्म और जितनी सहजता, और मैं ये कहूँगा कि जितना न्याय इस देश में था, वो कहीं पूरे विश्व में कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। लेकिन आज हमारे को इसके ऊपर चर्चा करनी पड़ रही है। हमारा जो प्राचीन तरीका था वो पंच और पंचायत से था। और मैं आज भी मानता हूं कि आज भी जो गांव के 5 जो कभी स्कूल नहीं गए, कभी शिक्षा ग्रहण नहीं की, आज भी वो अगर अपने एक्सपीरियंस के साथ जो पंचायत में फैसला दे देंगे, सुप्रीम कोर्ट का एक पढ़ा लिखा जज नहीं उसको नहीं दे सकता। मेरा आज भी मानना ही है। उसकी वजह है सुप्रीम कोर्ट के और कोर्ट के जजों को बैठकर बताया जाता है, क्योंकि वो कोर्ट में बैठा हुआ है, कि ऐसे हालात थे। और जो पंचायत सिस्टम के अंदर जो पंच होते हैं वो मौके के होते हैं। उनको पता है कि अगर मैं इस व्यक्ति को जानता हूं और इस व्यक्ति को जानता हूं, इनके मूल झगड़े का कारण क्या है। उनको उस जमीन का भी पता है, उसको उसके परिवार का भी पता है, उसको उसके परिवार का भी पता है। और जो फैसला वो पंचायत के अंदर 1 दिन या 2 दिन के अंदर कर देते हैं, इस न्याय प्रणाली के अंदर उस फैसले को देने के लिए 2-2, 3-3 पीढ़ियां निकल जाती हैं। यह फर्क है पहले की पंचायत में और आज के सिस्टम के अंदर। दादा केस डालता है, पोते को जाके पता लगता है कि केस में मेरे को हार हुई है या जीत हुई है। मैं अभी रिसेंटली का वत्साव एक किस्सा सुनाता हूं कि एक केस के अंदर 6 रिटें दिल्ली के अंदर फाइल हुई थी, 6 रिट चंडीगढ़ में फाइल हुई थी। लकली उन लोगों ने मेरे से संपर्क किया, मैंने उन लोगों को बुलाया, उनकी बात को समझा, और बात समझने के बाद जब मैंने उसमें न्याय किया तो दोनों पक्षों ने मान लिया। उसके बाद भी जज साहब कहते हैं, जब हमने विड्रॉल डाली वहाँ पर, तो जज साहब कहते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि आपने दूसरी पार्टी को परेशान करने के लिए केस डाला था।
अब उस बात के लिए भी एक नया केस शुरू हो गया। तो अभी आज के समय के अंदर हर आदमी जो एक्चुअल जो व्यवस्था समाज के हिसाब से होनी चाहिए वो व्यवस्था नहीं हो पा रही है, न्याय नहीं मिल पा रहा है, और जिसकी वजह से लोग न्याय सड़कों पर अपने आप में करने लग गए। कानून का किसको नहीं पता, और उसके पीछे का जो सबसे बड़ा मैं कारण समझता हूं वो एक तो आधुनिकता और एक हमारे समाज का टूटना। सबको पता है आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी में क्या लिखा है, सबको पता है कि आईपीसी में कितनी सजा है, किस क्राइम की क्या सजा होती है, उसके बावजूद भी क्राइम करता है वो, उस अपने सामने देखता है। लेकिन जिस व्यक्ति ने अपने संस्कार, अपनी सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ ली, उसको आईपीसी, सीआरपीसी और सीपीसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए उसका डर ज्यादा है, इसलिए वो क्राइम में हिस्सा नहीं लेता। तो अगर आज किसी चीज को, न्याय संहिता को अगर हमें दोबारा से जीवित करना है तो हमें अपने संस्कार जिंदा करने पड़ेंगे। हमें अपने माँ बाप का, अपने पिता का, अपनी माँ का सम्मान करना पड़ेगा। हमें अपने, लेकिन कौन सिखा रहा है आज के टाइम में? हम शिक्षा तो लेते ही नहीं, हमारे पास इतना समय ही नहीं है कि हम अपने माँ बाप के पास बैठ सकें। आज घर में 4 व्यक्ति हैं तो चारों व्यक्ति अलग अलग खाना खा रहे हैं। 4 व्यक्ति हैं, चारों के कमरे अंदर से लॉक हैं। 4 व्यक्ति हैं, उनको यह नहीं पता कि मेरी माँ कहाँ है, मेरा पिता कहाँ है, मेरे रिश्तेदार कौन है, लेकिन उनको यह पता है कि मेरा मोबाइल कहाँ है, मेरा लैपटॉप कहाँ है और मेरा टीवी कहाँ है। तो हमें आज कौन शिक्षा दे रहा है? हमें समाज से शिक्षा नहीं मिल रही है, हमारे को शिक्षा यहां से मिल रही है। और जो यहां से शिक्षा मिल रही है वो हमें किस तरफ ले जा रही है, उसका आप सब लोगों को अच्छी भली भांति प्रकार से पता है। मैं अपनी बात को यहां विराम दूंगा और मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप ये समझें कि देश जो है आज के टाइम में करवट ले रहा है। भगवान राम का भव्य मंदिर बनना अपने आप में एक ऐसी कल्पना से परे की चीज़ है, जिन ताकतों ने इस देश के अंदर आकर यहाँ की संस्कृति को नष्ट किया, यहाँ की न्याय प्रणाली को नष्ट किया, यहाँ के मंदिरों को नष्ट किया, उसमें चाहे वो मुगल्स आए, चाहे वो ब्रिटिश साम्राज्य आया, लेकिन हमारे देश की स्थापना करने वाले संस्कृत के महान विद्वान लोग थे। उन्हीं की बचाई हुई संस्कृति की वजह से हमारे ऊपर हम 1000 साल गुलाम रहे, लेकिन वो हमारे धर्म को पूरी के तरीके से नष्ट नहीं कर पाए। उसका अगर श्रेय जाता है तो आप कि हमारे जो पुराने विद्वान थे, जो हमारे समाज के विद्वान लोग थे, जिन्होंने मंदिरों के द्वारा हम लोगों को बचाया, मैं उनको शत शत प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। खत्री जी का बहुत ही यशस्वी और बहुत सारगर्भित, इसमें बहुत महत्वपूर्ण विषयों की ओर आपने हम लोगों का संकेत किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि आज भी जो प्राचीन न्याय की परंपरा है वह अत्यंत प्रासंगिक है। तो इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि हम आचारवान होकर के रहें, जो हमारे शास्त्रों में कहा गया है, यदि हमारे जीवन में अहिंसा है, सत्य है, दया है, करुणा है, परोपकार है, सत्य है, तो निश्चित रूप से हमें न्याय की ये भटकना ही नहीं पड़ेगा, उस न्यायालय तक जाने की स्थिति ही नहीं बनेगी। यदि हम अपने संस्कारों की ओर लौटे, हमारे जीवन में हमारी वैदिक संस्कृति और पौराणिक संस्कृति की स्थापना हो, तो निश्चित रूप से यह बहुत मंगलमय समाज का निर्माण हो सकेगा। बहुत ही सुंदर उद्बोधन के लिए अखिल भारतीय संस्कृत साहित्य सम्मेलन की तरफ से आपके प्रति बहुत बहुत आभार, आपका धन्यवाद। और अपने